नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। राजस्थान में हो गया है नए मुख्यमंत्री का ऐलान और इस बार बीजेपी के पिटारे से निकला है किसका नाम, इसकी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही खास है ये बात भी। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकारों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में किस तरह एक बड़ा इवेंट बनाने की इसको तैयारी की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम चुने जाने से बिहार और यूपी की यादव पॉलिटिक्स में क्या हलचल मची हुई है, ये भी आपको बताएंगे। करीब 17 साल तक मध्य प्रदेश पर राज करने के बाद बेराज हुए शिवराज अब क्या करेंगे, क्या पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं वो, इस पर भी हम बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ की नई कैबिनेट में किन चेहरों को मिल सकती है जगह, इसके बारे में भी चर्चा होगी। आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी ने राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के चुनाव में सबको चौंका दिया है। पार्टी ने एक ऐसे नेता को राजस्थान की कमान सौंप दी है जिसका नाम एक दिन पहले तक दावेदारों में शामिल भी नहीं था। सांगानेर सीट से विधायक हैं भजनलाल शर्मा। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है। मंगलवार को पार्टी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई है। बैठक शुरू होने से पहले तक भजनलाल शर्मा की कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी, लेकिन बैठक खत्म होते होते उनके मुख्यमंत्री को उन्हें चुन लिया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डेप्यूटी सीएम बनाने का भी ऐलान कर दिया गया। भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा होने के बाद उनके परिवार और समर्थकों में उत्साह का माहौल नजर आया। सुनिए मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा की मां ने क्या कहा है। आपका जो बेटा है भजनलाल, वो आज मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। हाँ जी, मुख्यमंत्री बने। कैसा लग रहा है? उम्मीद थी? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की मर्जी। उम्मीद थी आपको? उम्मीद देखो, हम तो कर चुना है भाई। छोटा सा कारतगार का बच्चा है। अच्छा। हाँ, हमें कितना संघर्ष किया? नहीं, संघर्ष कितना किया? भगवान की कृपा ही है, मालिक की। और उनके पिताजी भी हैं, थोड़ा सा दिखाऊंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन है भैया, किशन लाल। क्या लग रहा है आज आपके पुत्र बन गए मुख्यमंत्री? भैया भगवान की मर्जी है, सब ईश्वर की मर्जी है, आप लोगों की मेहरबानी है। कितना संघर्ष किया भजनलाल ने आपके? बहुत करो है। आपको उम्मीद थी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? हाँ, तब भगवान। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और एमपी में ओबीसी को सीएम बनाने के बाद यह करीब करीब तय था कि राजस्थान में सवर्ण समुदाय के किसी नेता को बीजेपी नेतृत्व ये जिम्मेदारी देगा। अटकलों में यह भी था कि 3 में से कम राज्य में एक महिला को कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन भजनलाल शर्मा का चुनाव करके बीजेपी ने सबको चौंकाया है। हमेशा की तरह भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन वो आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे हैं। इस साल जुलाई में उन्हें चौथी बार राजस्थान प्रदेश बीजेपी का महामंत्री बनाया गया था। इधर छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नई सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह को बीजेपी बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी में है, क्योंकि बुधवार को इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। बुधवार सुबह 11:30 बजे भोपाल में मोहन यादव और अन्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण वहां होना है और शाम 4 बजे रायपुर में विष्णुदेव साय और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण तय किया गया है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। अरुण साहू को सुनिए आप। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। 3 हिंदी भाषी राज्यों में जीत के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से लवरेज है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव भी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी ये बताने से भी नहीं चूक रही है कि उसे ये जीत पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर मिली है। करीब 5 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ ही उतरने वाली है। मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में मोदी की मौजूदगी का स्पष्ट मतलब है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें अपने सबसे बड़ी यूएसपी मान रही है।
मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुने जाने की धमक बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिल रही है। दरअसल बीजेपी के द्वारा यादव को सीएम मनोनीत किए जाने से बिहार और यूपी की यादव पॉलिटिक्स पर असर पड़ना तय है। इन दोनों ही राज्यों में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका मुख्य वोट बैंक है यादव। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने कहा है कि उनके नेता के सामने कोई यादव नेता टिकने वाला नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि मोहन यादव को सीएम बनाने का बिहार में कोई असर नहीं होगा। वहीं यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी इसे बीजेपी का दिखावा करार दिया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो सामाजिक क्रांति और जातीय जनगणना की पक्षधर है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध करती रही है क्योंकि वो आबादी के आधार पर हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। अब सुनिए क्या कहा है भाई वीरेंद्र ने और सुनील साजन ने। देखिए ये बिहार के लिए लागू नहीं होता है। बिहार में लालू यादव को छोड़कर दूसरे को कोई यादव नहीं चाहेगा, और मोहन यादव को बना दें चाहे किसी यादव को बना दें दूसरे प्रदेश में भी, तो उसका असर बिहार में पड़ने वाला नहीं है। बिहार की भूमि अलग है और ये क्रांति की भूमि है, पिछलग्गू का भूमि नहीं है। यहाँ के लोग क्रांति करना जानते हैं और दिशा देश को देना चाहते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है या बिहार में लालू जी नीतीश जी लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, हक अधिकार सम्मान की लड़ाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई, वो क्या मोहन यादव जी एज ए मुख्यमंत्री जब पहली कैबिनेट उनकी बैठेगी क्या जाति जनगणना का फैसला ले पाएंगे? मध्य प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण कम है, क्या उनको बढ़ाने का फैसला ले पाएंगे? वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बीजेपी पिछड़े और दलितों के खिलाफ है। तो यूपी और बिहार की सियासत में यादव फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। करीब 120 लोकसभा की सीटों पर यादव वोट बैंक नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बीजेपी लंबे समय से यादव वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में है, लेकिन अब तक उसे इसमें खास कामयाबी नहीं मिल पाई। मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुनकर बीजेपी ने यादव पॉलिटिक्स में हलचल तो जरूर पैदा कर दी है। अब देखना यह है कि उसे लोकसभा चुनावों में इसका फायदा मिलेगा या नहीं। करीब 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का अंत हो गया। मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इसके बाद से उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगानी शुरू हो चुकी हैं। माना यह जा रहा है कि पार्टी में उनकी वरिष्ठता को देखते हुए शिवराज को केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है या फिर उन्हें संगठन में अहम भूमिका दी जा सकती है। शिवराज ने खुद ही अपनी भविष्य को लेकर बड़ा संकेत दिया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह चौहान ने पहले अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और सीएम पद की जिम्मेदारी देने के लिए बीजेपी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो अपने लिए काम मांगने किसी के पास नहीं जाएंगे, इससे अच्छा वो मर जाना पसंद करेंगे। सुनिए शिवराज सिंह चौहान। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी को समझा जा सकता है। विपक्ष भी मानते हैं कि इतने लंबे समय तक सीएम रहने के बावजूद एमपी में बीजेपी को जैसी जीत मिली है वो अभूतपूर्व है। एमपी में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की अटकलें लगाई जा रही थी। शिवराज के चेहरे को नेगेटिव फैक्टर माना जा रहा था, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और सारी अटकलों को बेमानी साबित कर दिया। उसके बाद यदि वो 5वीं बार सीएम बनने की उम्मीद रख रहे थे तो इसमें कुछ भी बेमानी नहीं था, लेकिन नए चेहरे को मौका देने की बीजेपी के फैसले ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिवराज अभी भी एमपी में बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। पार्टी भविष्य में उनका फायदा कैसे उठाती है ये बीजेपी नेतृत्व पर निर्भर करता है। बुधवार को छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही संभावित कैबिनेट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में चल रहे नामों को चौंकाते हुए वहां फैसला लिया, वैसे ही कुछ कैबिनेट में भी देखने को मिल सकता है। इस बार छत्तीसगढ़ की नई सरकार के मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं के साथ युवा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। संभावित मंत्रियों में रेणुका सिंह, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत,
अजय चंद्राकर, केदार कश्यप और लता उसेंडी जैसे अनुभवी नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। वहीं ओपी चौधरी और दयालु दास बघेल जैसे नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मनोनीत डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना यह है कि अभी कुछ भी तय नहीं है। सुनिए अरुण साव को। निश्चित रूप से जो कौन मंत्री